7 अगस्त 2026 को 3 मुस्लिम देश तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। उसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इसे कुछ लोग हैं वो मुस्लिम नाटो के रूप से जानते हैं या फिर कह रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में नाटो के जैसा है या नाटो से काफ़ी अलग है। भाई है तो फिर किस तरीके से अलग है, फिर इसकी ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी इस संगठन को बनाने की, भारत को क्या क्या है वो चुनौतियाँ हो सकती है, फिर उन चुनौतियों से मतलब का समाधान के लिए भारत के पास क्या क्या सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं। इन सब की चर्चा अपन आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ये देखो 3 नेता है। ये है तुर्की के जो नेता है रिसेप तैयब एर्दोगन, और ये सऊदी अरब के जो है सुप्रीम लीडर है मोहम्मद सलमान है, और ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इन तीनों ने है इस एग्रीमेंट के ऊपर है वो साइन किए हैं। तो अपन देखते हैं, देखो ये इस समझौते को है वो क्या नाम दिया गया है, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। ठीक है, ये मक्का क्योंकि मक्का सऊदी अरब का एक काफ़ी फेमस शहर है, धार्मिक शहर है। और जो है आपको जो मक्का का नाम तो आप जानते हो, वहाँ पे लोग हज के लिए जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी, उनका ये मेन मतलब जो है इस्लाम के लिए एक हब है। ठीक है, और यहाँ पे हज की यात्राएं होती है। ठीक है, तो ये मतलब एक इस्लामिक जो है एकता को दिखाने के लिए मक्का शहर का नाम को चुना गया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, देखो न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। ट्रंप ने इस समझौते को वेलकम किया है। ठीक है, ट्रंप को लगा चलो अच्छा है हुआ, ये हमारा बाहर है वो कम हो गया है, ये तीनों देश आपस में अपना है वो समस्या समाधान कर लेंगे, अपना सिक्योरिटी कर लेंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार है वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जब भी कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रम्प के पास उसकी पुकार जाती है, ट्रम्प को उसका समाधान है वो करना पड़ता है। ठीक है, ट्रम्प के लिए तो ये खुशी की बात है कि चलो उसका लोड कम हो गया। वैसे ट्रम्प को तो मजा आता है इन चीज़ों के अंदर, पर कभी कभी लगता है यार ये फालतू का लोड है, निकलो यहाँ से, परेशान हो गए। फिर यहाँ पे देखो म्यूचुअल डिफेंस द अलायंस दैट प्रोसीड तुर्की पाकिस्तान सऊदी पैक्ट, ये अल जजीरा की न्यूज़ है। इसमें ये फोटो दिखाई गई है उस टाइम एग्रीमेंट के टाइम की। ठीक है, तो ये तीनों देश है वो एक साथ है वो एग्रीमेंट में आए हैं। देखते हैं अब इसका क्या क्या है वो मतलब क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं पैदा होगी, क्यों ये संगठन बना है, सारी चीज़ें अपन है वो देखेंगे। अब अलग अलग देशों ने अलग अलग है वो इसकी प्रतिक्रियाएं दी है। तो सबसे पहले अमेरिका की प्रतिक्रिया अपन देख चुके हैं, ट्रम्प तो काफ़ी खुश है। ठीक है, फिर इधर रूस है, रूस काफ़ी है अभी वोट वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है कि भाई देखते हैं क्या होता है। वैसे रूस का जो है अपना जो दृष्टिकोण है वो ईरान के साथ है। ठीक है, ईरान चाहते मतलब रूस चाहता है कि ईरान है वो नहीं हारे, उसको वो जीतते हुए देखना चाह रहा है। इधर चाइना को बिना कोई खर्चा किए फायदा हो रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको और ज़्यादा बढ़ावा ही मिलेगा इससे। ठीक है, और चाइना चाइना एक कैलकुलेटेड साइलेंस के अंदर अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा तो डरा हुआ कौन है, वो डरा हुआ है यूएई, क्योंकि यूएई को इस समझौते के अंदर शामिल है वो नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि एक तो सऊदी अरब से नहीं बन रही है, तुर्की से भी इनकी नहीं बनती है। ठीक है, फिर लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इन सब में जो इनका है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ नहीं, यूएई नहीं तुर्की के साथ। ठीक है, तो यूएई को एक काफ़ी खतरा फील हो रहा है। इजिप्ट है, देखो इजिप्ट जानबूझ के इसमें शामिल नहीं हुआ, यूएई को इसमें शामिल किया नहीं गया। ठीक है, तो ये यूएई का एक थोड़ा अलग मैटर है, क्योंकि यूएई के भारत के साथ काफ़ी अच्छे जुड़ा हुआ है। तो भारत के लिए तो ये फायदे की बात है कि भाई यूएई इसके अंदर है वो नहीं गया है। अब अपन देखते हैं तीनों के, देखो तीनों देश है, इनमें तीनों में क्या क्या कैपेबिलिटी है अलग अलग। भाई कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट क्यों होता है, किसी एक देश ये जो है ये व्यक्ति के पास कुछ होता है, बी के पास नहीं होता, फिर जो बी के पास है वो ए के पास नहीं है, तो वो दोनों फिर है वो एग्रीमेंट करते हैं ताकि दोनों है वो दोनों के जो है कैपेबिलिटी है उनका फायदा उठा सके। तो अब तीनों देशों के पास कुछ कुछ कैपेबिलिटीज है। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास क्या है तो बेकारिस्तान है, पर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो ये इसको इस्लाम बॉम्ब भी कहते हैं, इस्लाम का नेता बनने की कोशिश भी ये करते रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है तुर्की। तुर्की एक अच्छा एक मतलब मजबूत सैन्य जो पावर है, मिलिट्री पावर है, और उनके पास काफ़ी ड्रोन वगैरह है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, डिफेंस टेक्निक उनके पास काफ़ी अच्छी है। ठीक, पैसे इनके पास भी नहीं है। अब पैसे किसके पास है, पैसे सऊदी अरब के पास है। तो ये खाड़ी की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनके पास पेट्रोलियम भी है, पैसा भी है। तो इन दोनों बेकारियों को इनसे सऊदी अरब से पैसा चाहिए। ठीक है, और ये बदले में इसको है वो सिक्योरिटी देने के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों के हित है वो एक साथ सद रहे हैं। फिर अपन आगे भी देखेंगे कि भाई अलग अलग हित है वो क्या है। भाई पाकिस्तान का हित क्या है, पाकिस्तान का हित भारत के विरोध में है कि भाई कैसे करके भारत का जो डर है वो कम हो, उसके लिए भारत का खतरा है उनके लिए थोड़ा कम हो जाए। तुर्की है, तो तुर्की के पास तुर्की की क्या समस्या है वो अपन देखेंगे आगे। तुर्की थोड़ा सा इजराइल से डरा हुआ है। सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब से तो
भाई अब ये क्या है, अमेरिका से सिक्योरिटी लेता था, अब अमेरिका बराबर है वो सिक्योरिटी इनको दे नहीं पा रहा है। ठीक है, हुती इनके ऊपर हमला कर देते हैं, इसराइल से भी इनको डर है, ईरान से भी डर है। ठीक है, तो ये देखो सबसे ज्यादा जरूरत किसको, सऊदी अरब को थी इस समझौते की। ये तो इसलिए ये समझौता है वो हुआ है, और मक्का के अंदर ये समझौता हुआ है। तो आपको पता ही है कि भाई सऊदी अरब ही को ही सबसे ज्यादा डिमांड रही है। ठीक है, तो 7 अगस्त 2026 को ये समझौता हुआ ही है, आपको पता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, देखो मैप के अंदर ये तीनों देश कहाँ कहाँ हैं। देखो ये पाकिस्तान है भारत के पास में, आपको पता ही है। फिर इधर सऊदी अरब है, ये पर्शियन गल्फ के पास में है। फिर इधर ये तुर्की है। ये तीनों देखो इनकी तीनों की बाउंड्री है वो आपस में नहीं लगती है, फिर भी इन तीनों ने आपस में समझौता है वो किया है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है इनकी, एक दूसरे की जरूरत है इनको। इनको लग रहा है कि भाई वो तीनों एक साथ आएंगे तो इनको कुछ फायदा है वो हो सकता है। हालांकि वो फायदा होगा या नहीं वो सब भविष्य के गर्भ में है, पर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अब देखो अपन देखते हैं इसके अंदर भाई ये जो गोपनीयता का आवरण वगैरह क्या है, सामूहिक सुरक्षा। अब यूएन का एक आर्टिकल है, यूएन का चार्टर जो होता है ना उसका आर्टिकल 51 है, वो एक सामूहिक सुरक्षा का एक क्लॉज देता है। सामूहिक सुरक्षा यूएन आर्टिकल 51 कि आप है वो कलेक्टिव डिटरेंस है वो कर सकते हैं। कुछ देश है आपस में मिलके नाटो के जैसी व्यवस्था, मतलब जैसे नाटो भी तो एक ऐसा ही है, कलेक्टिव डिटरेंस है कि बहुत सारे देश है उन्होंने मिलके एक संगठन बना लिया भाई, और फिर वो उन्होंने कह दिया कि भाई ये एक सिक्योरिटी टाइप का एग्रीमेंट है, और कोई भी दूसरा देश इनके ऊपर यदि हमला करेगा तो किसी एक के देश के ऊपर हमला है वो सभी के ऊपर हमला है वो माना जाएगा, फिर वापस है वो सब देश मिलके है उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो वैसे नाटो की तर्ज के ऊपर उन्होंने एक सामूहिक डिटरेंस है वो के लिए ये एग्रीमेंट किया है। किसी भी एक देश में हमला होने वाले सशस्त्र हमलों को तीनों देश पर हमला है वो माना जाएगा। फिर है कानूनी आधार क्या है, कानूनी आधार यही है। ठीक है, तो सामूहिक आत्मरक्षा का जो अधिकार है यूएन चार्टर का आर्टिकल कौन सा 51, उसके तहत ये बना है। अब अपन इधर देखते हैं, इसमें देखो समस्या क्या है। इसमें समस्या है कि ये एक पूरा गोपनीय डॉक्यूमेंट है। इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई इन्होंने समझौता तो कर लिया, पर ये नहीं बताया कि इसके प्रोविजंस क्या क्या होंगे। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ था जिसको अपन क्या कहते हैं, रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसके भी जो प्रोविजंस है वो पब्लिकली नहीं हुए थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के ऊपर तालिबान या अफगानिस्तान की ने हमला किया था तब सऊदी अरब उनको बचाने के लिए नहीं आया था। तो ऐसा लगता है कि भाई ये ज्यादा है वो काम किया नहीं, इसलिए ये तीनों देश फिर मिलके है वो एक साथ आए हैं। ठीक है, फिर रणनीतिक प्रभाव, चूंकि पारदर्शिता नहीं है, इनके क्लॉज क्या क्या है वो नहीं पता है लोगों को, तो उससे किसी के प्रति मन में खौफ नहीं पैदा हो रहा है। तो ये इफेक्टिव डिटरेंस है वो कैपेबिलिटी डेवलप करने में अभी सक्षम नहीं है, मतलब व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन अभी नहीं हो रहा डिटरेंस का। फिर अपन देखते हैं इसके देखो 4 पिलर्स है। अब क्या क्या पिलर्स है, मतलब क्या क्या प्रोविजंस होंगे इसके अंदर। एक तो सामूहिक निवारण क्लॉज है कि जो आर्टिकल 51 है जो यूएन के चार्टर का, कि भाई आप है वो कलेक्टिव डिटरेंस है वो पैदा करेंगे। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये करने वाले हैं। फिर तीसरा अपन देखते हैं खुफिया साझाकरण, ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह है, इनको साझा करेंगे, इनसे इनको है वो तीनों को फायदा हो सकता है। ठीक है, फिर ये रक्षा प्रौद्योगिकी एकीकरण, विशेषकर सऊदी रक्षा क्षमता है तो तुर्की ड्रोन विनिर्माण का उपयोग। अब देखो तुर्की है वो ड्रोन बनाता है, तो एकिंची नाम से एक ड्रोन है। फिर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है कान नाम के, वो भी बना रहा है। तो इनका फायदा है सऊदी अरब उठाना चाह रहा है, पाकिस्तान उठाना चाह रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही था, तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारा ड्रोन्स वगैरह दिए थे, और उन्होंने मिडिल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की थी। चाइना ने भी इंटेलिजेंस दी थी, तुर्की ने भी दी थी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तो भारत का ये अब एक हॉस्टाइल कंट्री तुर्की हो चुका है, मतलब एक विरोधी देश है, दुश्मन देश है भारत के लिए। तो ये तो ये कुछ बुनियादी स्तंभ है इस समझौते के। फिर अपन देखते हैं कि भाई इसमें संस्थागत कमियां क्या क्या है, भाई ये किस तरीके से है वो नाटो से अलग है। भाई नाटो के अंदर क्या है, नाटो का एक खुद का हेडक्वार्टर है, ठीक है, अपनी एक फौज है, उसका एक बजट है, ठीक है, उसका एक न्यूक्लियर पॉलिसी है। फिर एक और चीज है कि भाई इसमें बहिष्करण क्लॉज वगैरह भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो इस समझौते के अंदर नहीं है। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है अभी तक, इनके पास कोई बजट नहीं है इसका अलग से, कोई अलग से फौज नहीं है। पाकिस्तान की फौज, तुर्की की फौज ही इनके लिए काम आने वाली है। ठीक है, कोई परमाणु साझाकरण क्लॉज नहीं है। तो ये सब कमियां हैं, इसलिए इसको अपन नाटो से कंपेयर है वो नहीं कर सकते। नाटो के जूते के बराबर भी नहीं है ये। ठीक है, और अभी भाई नाटो ने तो बहुत बार है वो उस अपने जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने देखा है।
अब इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, अभी तो शुरुआत हुई है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, सऊदी पे हमला होता है, तो क्या ये दूसरे देश इतने कैपेबल है कि उनको रोकने के लिए जाएंगे? ठीक है, तो अभी ये भविष्य के गर्भ में है, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर बहिष्करण क्लॉज क्या है? यदि कोई सदस्य स्वयं पहला हमला आक्रामकता करता है तो उसे सुरक्षा कवर नहीं मिलेगा। ये विशुद्ध रूप से रक्षात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये देखो, ये जो प्रोविजन है ना, ये जो पैक्ट हुआ है, मक्का पैक्ट, ठीक है, तो ये एक डिफेंसिव पैक्ट है, ये एग्रेसिव पैक्ट नहीं है। भाई यदि कोई पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो बाकी वाले देश इसके साथ नहीं आएंगे, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। पर नाटो में ऐसा नहीं, नाटो में वो एग्रेसिव टाइप के भी है। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो वो सब मिलके आए थे। ठीक है, यूक्रेन में जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सब मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नाटो से काफी अलग है, नाटो के जैसा नहीं है। ये एक भ्रम है कि ये नाटो के जैसा है, बाकी है नहीं। ठीक है, वो ये अपन देख चुके हैं भाई किस किस देश के पास क्या क्या पावर है। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास ऊर्जा भंडार है, पैसा है। ठीक है, बाकी चीजें इनके पास नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, औद्योगिक क्षमता नहीं है। ठीक है, जन संयुक्त आक्रामक क्षमता है इनकी। फिर दूसरा अपन देखते हैं तुर्की, तुर्की के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है, आटे भी पाकिस्तान के पास तो आटे लाने के पैसे नहीं है। ठीक है, पर अब तुर्की के पास क्या है? कान नाम का है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, बाइकार अकिंची ड्रोन है, स्टील फ्रिगेट है। तो ये बाकी देश, दूसरे देशों के, सऊदी अरब के, पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। और ये नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुर्की की जो सेना है वो नाटो के अंदर अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तो ये जरूर है इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट। फिर पाकिस्तान के पास क्या है? पैसा तो है नहीं, आर्थिक संकट है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ है नहीं, सब कुछ खरीदा हुआ है, उधार लिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज है जो है मिलिट्री पावर। ठीक है, इनके पास मिलिट्री बहुत बड़ी है, और मिलिट्री में कोई भी आदमी जब जाता है वहां पे तो करोड़पति बन के आता है, अरबपति बन के आता है। जिस तरीके से भारत के अंदर, भारत एक सिविल सर्वेंट लोगों के लिए एक जन्नत की तरह है, स्वर्ग की तरह है। एक सिविल सर्वेंट गरीबी में जाता है, ज्वाइन करता है, और अमीर बन के, करोड़पति बन के है वो वापस आता है। वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री वाला है वो करोड़पति बन के आता है। ये मतलब खूब मिलके जम के भ्रष्टाचार करते हैं। भारत के अंदर सिविल सर्वेंट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री वाला करते हैं। ठीक है, और ये इस समझौते के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी ये चीजें। ठीक है, विशाल जनशक्ति है, असममित युद्ध का अनुभव है, एकमात्र इस्लामी परमाणु शक्ति है। हाँ, सबसे बड़ा तो ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, खाने के पैसे नहीं है, आटा नहीं है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब को ये खा नहीं सकते, बाकी उसको भी खा जाए। ठीक है, तो ये अब क्या करेंगे? सऊदी अरब से पैसा लेंगे और ये अपने मिलिट्री को पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर जो है, और तुर्की है वो टेक्नोलॉजी पे खर्च करेगा, और ये सब दोनों मिलके फिर सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी वगैरह देंगे, फौज वगैरह देंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी आपसी निर्भरता है वो काफी, मतलब इंटरडिपेंडेंस काफी है वो बढ़ जाएगी। अब सऊदी अरब की क्या मजबूरी है? सऊदी अरब की सबसे बड़ी मजबूरी है कि एक तो देखो, अब अमेरिका है वो कभी ईरान से लड़ता है, कभी विड्रॉ कर लेता है, कभी समझौता हो जाता है, तो अब स्टेबिलिटी नहीं है। सऊदी अरब चाहता है कि लगातार ईरान, मतलब ईरान के ऊपर हमले होते रहे। ठीक है, पर अमेरिका है वो ज्यादा हमले करने के इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और अमेरिका का जो डिटरेंस कैपेसिटी है वो सऊदी अरब के लिए काफी कम हो चुका है। अब अमेरिका ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सऊदी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, और सऊदी के पास जो भी मिसाइलें थी, जो पैट्रियट पैक 3 मिसाइलें जो मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए थी बैलिस्टिक मिसाइलों को, वो तो युद्ध हुआ था ना, तब शुरुआत के 44 दिन में 2400 मिसाइलें है लगभग खत्म हो चुकी है। और उनमें से कितनी बची? अप्रैल तक लगभग सिर्फ 400 मिसाइलें बची थी। अब अमेरिका का जो दिया हुआ जो मिसाइलों की खेप थी इंटरसेप्टर, वो खत्म हो गई। तो अब सऊदी अरब को अंदर से डर लगने लग गया कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना कोई समझौता है, ना अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षा करेगा या ही करेगा। ठीक है, तो इस वजह से सऊदी अरब के अंदर इनसिक्योरिटी जो पैदा हुई है ना, उससे ये समझौता है वो बाहर आया है। ठीक है, लगभग 86% स्टॉक है वो खत्म हो गया। फिर और क्या क्या चीजें, अमेरिका का जो सुरक्षा चक्र है वो कमजोर हो गया। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला संकट आ गया। ठीक है, मिसाइल स्टॉक है नहीं। ठीक है, इसलिए ये पाकिस्तान की हेल्प है वो मांग रहे हैं, जो खुद हेल्पलेस है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, तो इनके पास फौज है, ये फौज देंगे। ठीक है, भू रणनीतिक घटनाक्रम, अमेरिका ईरान तनाव से ठहराव आ गया। फिर गाजा से इजरायली सैनिक है वो वापस आ गए। अब गाजा से क्या है कि इजराइल की सेना विड्रॉ कर रही है, तो वहां पे एक वैक्यूम पैदा हो गया है। अब अमेरिका है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड अब नहीं रहेगा फ्यूचर में, तो एक वैक्यूम को भरने के लिए सऊदी अरब को कोई न कोई संगठन चाहिए उसकी सिक्योरिटी के लिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए।
ठीक है। अब पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की हेल्प कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो कर पाएगा। जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा? ठीक है। फिर देखो वास्तविक भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है। एक तो इसराइल को क्या इसका मतलब इस समझौते से क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। तो अब इसराइल के लिए देखो सबसे बड़ा खतरा तो ईरान है। अब दूसरा खतरा कौन है? दूसरा खतरा तुर्की है इसराइल के लिए। और तुर्की के लिए भी बड़ा खतरा कौन है? इसराइल। मतलब एक दूसरे के लिए ये खतरा है। ठीक है। इसराइल तुर्की के लिए खतरा, तुर्की इसराइल के लिए खतरा। ठीक है। तो नेफ्ताली बेनेट जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा तुर्की को नया ईरान कहा है कि ये नया ईरान है, ये इसराइल के लिए बड़ा खतरा। क्यों खतरा है? एक सीरिया के अंदर है, इनके हित है वो टकरा रहे हैं। ठीक है। तो सीरिया के अंदर किसकी सरकार है? अहमद अल सरा की जो शासन है उसमें तुर्की और इसराइल के सीधे हिट है वो वहां पे टकरा रहे हैं, इसलिए उनके क्लैश के चांसेस है। इसलिए तुर्की शायद इसीलिए ये इस समझौते के अंदर आया है क्योंकि उनको किससे खतरा है? इसराइल से खतरा है। ठीक है। और इसराइल को है वो ईरान से काफी खतरा हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा खतरा ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अब ये समझौता हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा इसराइल को भी इससे मतलब एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है कि भाई जो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करके तुर्की वगैरह है वो इनके ऊपर हमला कर सकता है। वैसे तुर्की के खुद के पास भी होगा। ठीक है। तो ये एक सुन्नी एक्सिस बन गया है, शत्रुतापूर्ण सुन्नी एक्सिस। परमाणु संबंध पाकिस्तान और सैन्य रूप से उन्नत तुर्की का मिलकर एक शत्रुतापूर्ण एक्सिस, हॉस्टाइल सुन्नी एक्सिस बनना इसराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा है वो माना जा सकता है। ठीक है। फिर देखो ईरान है वो इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, कूटनीतिक तटस्थता। वैसे हो सकता है कि ये ईरान के खिलाफ भी हो समझौता, क्योंकि सऊदी अरब को ईरान से खतरा है। सऊदी अरब को ईरान के जो सहयोगी है हुती है और जो दूसरे जो शिया टाइप के जो मिलिटेंट हैं उनसे काफी खतरा है। ठीक है। पर है वो ईरान इसको क्या है न्यूट्रली ले रहा है। ईरान को लग रहा है कि भाई उनके लिए चिंता होने की बात नहीं है, ये एक है वो रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है और इससे फिर सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी थोड़ी कम होगी। ठीक है। तो अब ईरान तो खुद यही चाहता है कि भाई कैसे करके अमेरिका यहाँ से निकले। अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो ईरान की टेंशन थोड़ी सी कम होगी। अब भारत के लिए क्या चुनौती है भाई? अपन को देखना है सबसे बड़ा मुद्दा अब अपने लिए तो भारत ही है। तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो फोकस है वो भारत ही है। पाकिस्तान इस समझौते में गया ही इसीलिए है कि भारत को काउंटर कर सके। पाकिस्तान कई बार आतंकवादी हमले करता है, भारत जब उसको प्रिवेंटिव एक्शन के लिए वापस हमला करता है जैसे बालाकोट स्ट्राइक वगैरह इस तरह से, तब पाकिस्तान उसको पूरा हमला बताने की कोशिश करेगा कि भारत ने एग्रेशन कर दिया है मेरे ऊपर, अब तीनों मिलकर भारत के ऊपर हमला करो। ठीक है। तो पाकिस्तान की ऐसी उम्मीदें हैं कि भाई फिर दोनों देश हम मेरा साथ देंगे और भारत के ऊपर ये हमला करेंगे। ठीक है। तो तुर्की है, अब तुर्की के पास ड्रोन है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ठीक है। इन सब का है वो उपयोग किसको? पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान को फायदा मिलेगा इससे। फिर सऊदी का वित्त पोषण है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो अब रियाद भारत देखो भारत के सऊदी अरब से काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, पर चूंकि अब है वो पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट में जा चुका है तो पाकिस्तान को फायदा ज्यादा मिलेगा सऊदी अरब का। ठीक है। हो सकता है सऊदी अरब न्यूट्रल रहने की कोशिश करे पर उसका समझौता हो गया है तो उसको है वो कानूनी रूप से है वो बाध्य हो जाएगा। ठीक है। और पाकिस्तानी वायुसेना ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। अप्रैल मई 25 में भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की से महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग है वो प्राप्त हुआ था। अब आपको पता ही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब जो ड्रोन आ रहे थे वो सारे के तुर्की के बने हुए थे। ठीक है। तुर्की भी भारत के खिलाफ है वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत के खिलाफ है वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है। ठीक है। तो भारत का एक अब घोषित वो हॉस्टाइल नेशन बन गया है तुर्की। ठीक है। तो ये सब मिलके क्या है कि भारत के पश्चिमी मोर्चे के ऊपर एक खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत है। ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि भाई ये चिंता का विषय है, भारत को भी कोई एक अलग अपना कोई शायद समझौते वगैरह करने चाहिए दूसरे देशों के साथ, या फिर जो अपन समाधान अभी देखेंगे कि भाई क्या क्या इसके समाधान है वो हो सकते हैं। तो भारत के लिए और क्या क्या खतरा हो सकता है? तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे उप पारंपरिक उकसावा, पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद जैसे बालाकोट या ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थितियां हैं वो पैदा होगी। पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा, भारत वापस प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में हमला करेगा। ठीक है। भारत द्वारा अपनी संप्रभुता की रक्षा को उठाए गए सैन्य कदम जो काउंटर स्ट्राइक जो होगी ना उसको वो अटैक के रूप में मानने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान एक पर हमला सब पर हमला अनुच्छेद जो 51 है उसको एक्टिवेट करने की है वो कोशिश करेगा। तो क्लॉज को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए मक्का समझौते को लागू करने की कोशिश है वो करेगा। ठीक है। फिर क्या होगा उससे फिर तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा। भले ही तुर्की और सऊदी अरब इसमें साथ में डायरेक्ट हमला करने के लिए नहीं आए पर वो उनको
कानूनी समझौते के तहत है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हथियार है वो प्रोवाइड करेंगे, तो भारत को तो नुकसान है वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब लॉजिस्टिक कवर वगैरह, कूटनीतिक कवर प्रदान करने की ये कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा ये, ठीक है, तो भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि जो पुनिटिव एक्शन लेना, जो दंडात्मक कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब भारत को सोच समझ के है वो कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो 4 सूत्री कार्य योजना है, उसको अपन लागू करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या है कि कूटनीतिक संरक्षण मतलब बनाने का प्रयास करेंगे कि सऊदी अरब के साथ भारत अपने रिलेशंस है वो बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, और सऊदी अरब से ये अपन जो है विश्वास प्राप्त कर लेंगे कि भाई ये जो आपने एग्रीमेंट किया है ये मिडिल ईस्ट के लिए है, ये भारत के खिलाफ नहीं है। ठीक है, और सऊदी अरब को आप है वो अपने अगेंस्ट होने से रोक सकते हैं, कोशिश करके भाई अलग अलग प्रयास है वो आप करेंगे। सामरिक भागीदारी जो परिषद है उसका उपयोग करके हम सऊदी अरब को विश्वास में ले सकते हैं। ठीक है, फिर भारत है अपने एक्सटेंडेड जो नेबर है, यूएई है, मिस्र है, इन देशों को अपने साथ मिला के पाकिस्तान का प्रभाव जो है मिडिल ईस्ट के अंदर है उसको कम कर सकते हैं। मुस्लिम नेशन के अंदर पाकिस्तान का प्रभाव है उसको कम कर सकता है। फिर अपन देखते हैं तो भारत है, क्वेड है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इनके साथ सहयोग बढ़ा के भारत है वो पाकिस्तान के प्रभाव को कम कर सकता है और समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ावा दे सकता है। फिर अपन देखते हैं कि स्वदेशी तकनीक क्षमता है उसको मजबूत करके, जैसे अब पाकिस्तान मान लो तुर्की से ड्रोन लेके आएगा तो उनको ड्रोन को रोकने की कैपेबिलिटी भारत के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और भारत को खुद के बने हुए ड्रोन ऐसे होने चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर जाके हमला कर सके, तो तुर्की के जो ड्रोन है उनको न्यूट्रलाइज कर सके। तो भारत को अपना है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मजबूत करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो इनको अपन है वो 3 स्तंभों के अंदर कर सकते हैं डिवाइड। कूटनीतिक संरक्षण, सऊदी अरब को अपन आप खुश करके उसको अपने विश्वास में ले सकते हैं। ठीक है, फिर है एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है उसको मजबूत करके यूएई और इजिप्ट को अपन अपने साथ मिला के अपने साथ रख के इसको आप है वो पाकिस्तान को रोक सकते हो। फिर स्वदेशी सैन्य नवाचार अपन देख चुके हैं। फिर अपन देखते हैं, देखो क्या ये मुस्लिम नाटो है? एक्चुअल में ये मुस्लिम नाटो नहीं है, ये एक भ्रम है। अभी तो ये समझौता हुआ है, अब इसके क्या क्या मतलब जब फ्यूचर में देखा जाएगा कि भाई एक्चुअल में ये कितना लागू होता है। ठीक है, तो ये अपने लिए अभी तक तो ये भ्रम है कि मक्का समझौता जो रातों रात बना है कोई एक आक्रामक मुस्लिम नाटो होगा। ठीक है, अब इनके पास अभी तो ना कोई खुद का हेडक्वार्टर है, ना कोई फौज है, ना कोई बजट है, तो अपन को इतनी टेंशन लेने की है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जोखिम प्रबंधन अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को रणनीतिक हेजिंग करनी पड़ेगी। दूसरे जो देश है जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके साथ अपनी मित्रता बनानी होगी। सऊदी अरब को भी अपने जो है अपने विरोधी होने से रोकना होगा। ठीक है, फिर है जोखिम प्रबंधन है उसको अपन को करना होगा। ये जो एक्चुअल में ये समझौता है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी जो अम्ब्रेला है वो वीक हो गया है। ठीक है, तो उसकी जगह को भरने के लिए, वैक्यूम को फिल करने के लिए ये समझौता हुआ है। ये कोई भारत के खिलाफ समझौता नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब का तो मुझे नहीं लगता भारत के खिलाफ कोई इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का पूरा 100% इंटरेस्ट भारत के खिलाफ है। तुर्की का हो सकता है 10-15%। ठीक है, ये संघर्ष समाधान नहीं बल्कि विश्व जोखिम प्रबंधन है। अभी सऊदी अरब, तुर्की वगैरह अपने जोखिम का है प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अपन को अभी घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो भारत को बस अपना जो कूटनीतिक प्रयास है वो लगातार बनाए रखने होंगे, और जो है एक्सटेंडेड नेबर है उसके साथ अपने जो मित्रता है वो बनाए रखनी होगी, और पाकिस्तान का जो है लिवरेज है जो रियाद के अंदर उसको कम करना होगा। अब अपन देखते हैं कि जो इजिप्ट है वो इस समझौते के अंदर शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, पहले भाई बातें चल रही थी, तुर्की भी चाहता था कि वो शामिल हो जाए, पर है वो इजिप्ट है वो नहीं शामिल हुआ। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि भारत के साथ जो है मजबूत इनका रणनीतिक साझेदारी है। ठीक है, आपको पता ही होगा 2023 के अंदर जो गणतंत्र दिवस था उस टाइम भारत के अंदर जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं वो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्देल फत्तर अल सीसी वो आए थे। तो इससे अपन को पता चलता है कि भारत का वो कितना इजिप्ट के साथ काफी रणनीतिक जो है अच्छे संबंध है भारत के। ठीक है, फिर है वो भारत के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो इजिप्ट खरीद रहा है, जैसे तेजस विमान है, ब्रह्मोस मिसाइल है, रेडार सिस्टम है। ठीक है, फिर एक और चीज है इसमें, सुएज नहर क्षेत्र है उसमें भारत है वो काफी निवेश कर रहा है। तो जिससे क्या
भारत और जो है इजिप्ट के बीच में रणनीतिक साझेदारी काफी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको इजिप्ट है वो इग्नोर नहीं कर सकता। भारत का खिलाफत का रिस्क है वो इजिप्ट नहीं ले सकता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान का जो संपूर्ण जो सैन्य ढांचा है ना वो भारत के खिलाफ बना हुआ है। पाकिस्तान का एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, तो इजिप्ट नहीं चाहता है कि भाई पाकिस्तान को वो सहयोग करे, ठीक है, क्योंकि अब यदि समझौते के अंदर आ जाता है तो इजिप्ट फिर बाध्य हो जाएगा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए, और इजिप्ट ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी गठबंधन के जाल से वो बचना चाह रहा है, इसलिए वो इस गठबंधन में नहीं आ रहा है। फिर और भी कुछ कारण है वो अपन देखते हैं। भाई सऊदी अरब का परोक्ष विरोध, सऊदी अरब नहीं चाहता है कि इजिप्ट इस गठबंधन के अंदर आए, क्योंकि 2015 के अंदर यमन युद्ध जब हुआ था ना तब जमीनी सेना भेजने के लिए इजिप्ट ने मना कर दिया था। फिर एक कारण है संवैधानिक सीमाएं हैं, ठीक है, तो इजिप्ट के अंदर एक संविधान बना हुआ है, उसका आर्टिकल है 152 कि यदि इजिप्ट अपनी सेना किसी विदेशी देश के साथ, दूसरे देश के साथ हमला करने के लिए जाती है तो वहां की संसद की 2/3 की अनुमति चाहिए, जो कि एक आसान काम नहीं है। फिर यूएई के साथ है वो इजिप्ट के काफी अच्छे रिश्ते हैं, और सऊदी अरब है वो यूएई का ही विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से देखो सऊदी नहीं यूएई ने 35 बिलियन डॉलर है वो इजिप्ट में खर्च किए हैं, जिससे इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को एक पुनरुत्थान मिला है, पुनर्जीवन मिला है, ठीक है। फिर भूमध्य सागरीय सीमा विवाद, तुर्की के कुछ देशों के साथ है वो सीमा विवाद है, ठीक है, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, उन देशों के साथ इजिप्ट ने समझौता किया हुआ है, ठीक है। अब यदि इजिप्ट तुर्की के साथ आ जाता है तो ये जो यूरोपियन देश है ये नाराज हो सकते हैं, ये इन सबको नाराज है वो यूएई नहीं इजिप्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए इजिप्ट है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा। ये अपन शॉर्ट में देख लेते हैं, देखो क्या क्या कारण है। यूएई पर वित्तीय निर्भरता है इजिप्ट की, संवैधानिक सीमा है आर्टिकल 152 है, भूमध्य सागरीय विवाद है, तुर्की के साथ ग्रीस साइप्रस तनाव है, फिर और भारत के साथ साझेदारी है, उसको खराब नहीं करना चाहता इजिप्ट, फिर पाकिस्तानी जाल है उससे बचना चाहता है, ठीक है। फिर सऊदी अरब का है वो परोक्ष विरोध है, ये सऊदी अरब नहीं चाहता है कि इजिप्ट है वो इस समझौते के अंदर आ जाए। तो ये कुछ कारण है इसलिए इजिप्ट है वो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक क्लास को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।